22 जून 2025 अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नेतांज और इस्फहान पर ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक्स कर दी। इन हमलों के लिए अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स का यूज़ किया था, जिनमें मौजूद था 30,000 पाउंड बंकर बस्टर बम। इस हमले के फ़ौरन बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. लेकिन ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बरकरार है और हम इसका जवाब देंगे। कुछ ही देर बाद ईरान की मिसाइल इजराइल के तेल अवीव और हाइफा को निशाना बनाती हैं। पूरी दुनिया सांसें थाम कर देख रही है। इंटरनेट पर एक सवाल ट्रेंड कर रहा है, क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है? मैं 2025 में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती टेंशन्स की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा क्लैश जिसने न सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसी महीने जून 2025 में इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री बेसेस और इवन एनर्जी फैसिलिटीज पर भी एयर स्ट्राइक्स करी थी। इसमें ईरान के कई टॉप लीडर्स, साइंटिस्ट और आम लोग मारे गए हैं। और अब अमेरिका के डायरेक्ट अटैक ने इस जंग को एक नया मोड़ दे दिया है। ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक फैल गया है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका आग में पूरी तरह कूदेगा या इस वॉर को डी एस्केलेट करने की कोशिश करेगा। इस जंग का असर न सिर्फ मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक्स तक है, बल्कि ईरान के पास एक ऐसा हथियार है जो ग्लोबल इकोनॉमी को घुटनों पर ला सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिटिकल ऑयल ट्रेड रूट है। अगर ईरान इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर देता है तो कुछ ही हफ्तों में ऑयल के प्राइसेस आसमान छू सकते हैं। एक्स पर कुछ लोग कह रहे हैं कि यह वर्ल्ड वॉर का आगाज़ हो सकता है, लेकिन क्या ये सच है या फिर ये इजराइल और ईरान के बीच दशकों पुराने कॉन्फ्लिक्ट का एक और चैप्टर है? ये इशू सिर्फ 2 कंट्रीज़ का नहीं है, इसका इम्पैक्ट हम सभी पर पड़ेगा। अगर ये जंग बढ़ी तो ग्लोबल ट्रेड पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस तेज़ी से बढ़ेंगे, इसके साथ ही इकोनॉमिक डिसबैलेंस होगा। और अगर बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका, रशिया या चाइना खुलकर इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच सकता है। ट्रंप का अभी कुछ दिन पहले ही बयान आया था कि वो 2 हफ्तों में डिसाइड करेंगे कि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर अटैक करेगा या नहीं। लेकिन 22 जून के इस हमले ने डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को गलत साबित कर दिया। ईरान ने अमेरिका को पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर यूएस इसमें इन्वॉल्व होगा तो ईरान अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर अटैक करेगा। चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदल रही हैं। तो आखिर चल क्या रहा है और ये जंग यहाँ तक कैसे पहुँच गई? और क्या इन दोनों कंट्रीज़ के बीच उठी ये चिंगारी शुरुआत हो सकती है वर्ल्ड वॉर 3 की? इन सभी चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। अगर हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को गहराई से समझना है तो हमें हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इजराइल और ईरान हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, बल्कि एक समय ऐसा था जब इन दोनों कंट्रीज़ के बीच बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी और ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे क्लोज एलाइज हुआ करते थे। 1979 से पहले जब ईरान में शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी का शासन था तो दोनों कंट्रीज़ के बीच स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री टाइज थी। 1958 में एक सीक्रेट मीटिंग के दौरान इजरायली प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन और टर्किश प्राइम मिनिस्टर अदनान मेंडेरिस ने अलायंस ऑफ पेरीफ्री बनाया, जिसमें ईरान भी शामिल था। इन्होंने एक पैक्ट भी इस्टेब्लिश किया जिसे ट्राइडेंट के नाम से जाना जाता है। इस पैक्ट में इन तीनों कंट्रीज़ के बीच ये 3 चीज़ें शामिल थी: इंटेलिजेंस शेयरिंग, इकोनॉमिक कॉपरेशन और आर्म्स ट्रेड। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मोसाद, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, और सावाक, जो उस वक्त ईरान की खुफिया एजेंसी थी, दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते थे और साथ में इंटेलिजेंस भी शेयर करते थे। साथ ही ईरान इजराइल का एक बहुत अच्छा क्रूड ऑयल सप्लायर था। 1967 में 6 डे वॉर के बाद जब इजराइल ने फ़लस्तीन के लगभग सारे एरिया और सिनाइन पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया था, उस समय भी अगर कोई कंट्री इजराइल को अच्छा खासा क्रूड ऑयल सप्लाई कर रही थी तो वो था ईरान। इजराइल की रिक्वायरमेंट का करीबन 70% क्रूड ऑयल ईरान उसको देता था। कुल मिलाकर बोला जाए तो दोनों के बीच काफ़ी अच्छा याराना था। लेकिन इसके बाद 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन होता है और शाह के शासन को ओवरथ्रो कर दिया जाता है। आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी को ईरान का सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया जाता है और शुरुआत होती है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की। ईरानियन रिवॉल्यूशन
और इसमें यूके, यूएस और दूसरी अरब कंट्रीज का क्या रोल था, इस पर अलग से एक वीडियो डिटेल में बनाया जा सकता है। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर ही रहते हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर, इनका मानना था कि इजराइल वेस्टर्न कंट्रीज का एक टूल है और इजराइल ने फलस्तीन के एरिया पर जो कब्जा कर रखा है ये सरासर गलत और नाजायज है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने खुलकर फलस्तीनियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इजराइल के साथ ईरान की जो भी टाइज थी उन्हें ऑफिशियली खत्म कर दिया गया। यहीं से इन दोनों कंट्रीज के बीच में दरार की शुरुआत हुई। एक तरफ इजराइल फलस्तीनियों को अपने एयर स्ट्राइक्स और ब्लॉकेड जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस चला रहा था, जिससे हजारों फलस्तीनियों को अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर रहना पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ इजराइल को काउंटर करने के लिए ईरान ने यमन में हूतीज, लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास जैसी प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिन्हें हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। यानी ईरान और इजराइल के बीच कोई डायरेक्ट वॉर इस दौरान नहीं हुई थी, सिर्फ शेडो वॉरफेयर ही चल रहा था। अब बात करते हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की। 1950s में ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत की, जब शाह रज़ा पहलवी ईरान को रूल करते थे। एटम्स फॉर पीस के तहत यूएस और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एंटी अमेरिका और वेस्ट के लिए खतरे की तरह देखा जाने लगा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन ने कई तरह के सैंक्शंस ईरान पर लगा दिए। हालांकि ईरान ने हमेशा यही कहा कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से पीसफुल है। अब ज़रा सोच कर देखिए, जब ईरान में पावर शाह रज़ा पहलवी के पास तो न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से पीसफुल था, लेकिन जब ईरान में इनके खिलाफ आयतुल्लाह खुमैनी पावर में आए तो वही पीसफुल प्रोग्राम इनको खतरनाक लगने लगा। आज की तारीख में दुनिया में 9 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। लेकिन जैसे ही कोई 10वां देश इस न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने की कोशिश करता है तो ये सभी मिलकर शांति दूत बन जाते हैं। अचानक इन्हें याद आ जाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स तो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जबकि इनके खुद के पास भर भर कर न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये दुनिया को बताते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का मिसयूज़ नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा इसका मिसयूज़ कर सकता है। मतलब पूरी दुनिया के ठेकेदार यही हैं। आपको पता होगा कि खुद को इस क्लब का लीडर समझने वाला अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जिसने आज तक वॉर में किसी के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बॉम्ब अमेरिका ने गिराए थे। If the H.G. Wells atomic bombs didn't exist, then what destroyed Hiroshima and Nagasaki? Or carpet bombs? जिससे करीब 1.5 से 2.5 लाख लोग वहां पर मारे गए और आज 80 साल बाद भी वहां बच्चे कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं। यही अमेरिका आज दुनिया में शांति का सबसे बड़ा ठेकेदार बना फिरता है। असल मुद्दा यहाँ पर शांति नहीं है, असल मुद्दा है यहाँ पर पावर। ये कंट्रीज कभी नहीं चाहती हैं कि कोई दूसरा देश इनके मुकाबले में खड़ा हो सके। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मिडल ईस्ट में सिर्फ एक कंट्री न्यूक्लियर पावर है और वो है इजराइल। और इजराइल वहाँ जब चाहता है जिस देश पर अटैक करता रहता है। इसको बैलेंस करने के 2 तरीके हैं। पहला ये है कि इजराइल के सारे न्यूक्लियर वेपन्स ख़त्म कर दिए जाएं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी 1% से भी कम है। दूसरा तरीका यह है कि मिडल ईस्ट में ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाए। आपने न्यूक्लियर डेटरेंस का नाम सुना होगा। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो इससे अमेरिका और इजराइल की मिडल ईस्ट में वन साइडेड दादागिरी पर काफ़ी हद तक लगाम लग जाएगी और एक पावर बैलेंस बन जाएगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ को पता होगा कि अगर फुल स्केल वॉर होगी तो दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। यही वजह है कि रशिया और चाइना ईरान को सपोर्ट करते हैं, जबकि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। खैर, अगर ईरान की बात की जाए तो उसने कभी ऑफिशियली ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने जा रहा है। साल 2006 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर एक ख़ास ग्रुप बनाया और इसमें जर्मनी को भी ऐड किया गया। इस ग्रुप को P5+1 कहते हैं। इस ग्रुप को बनाने का पर्पस था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिप्लोमेसी के ज़रिए सॉल्व करना। साल 2003 से लेकर 2008 तक ईरान और बाकी कंट्रीज़ के बीच कई न्यूक्लियर टॉक्स और नेगोशिएशंस की कोशिश हुई है, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इसके बाद
मार्च 2013 में यूएस और ईरान के बीच एक सीक्रेट नेगोशिएशन की शुरुआत होती है ओमान में। इन नेगोशिएशंस को P5+1 के दूसरे पार्टनर्स से छुपा कर किया जा रहा था। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस ने जर्नलिस्ट को इसकी रिपोर्टिंग करने से भी मना कर दिया था। फिर अगस्त 2013 में हसन रूहानी ईरान के प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। उसी साल नवंबर के महीने में ईरान और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक जॉइंट स्टेटमेंट साइन करते हैं। इसमें कहा गया था कि दोनों पार्टी यानी ईरान और यूएस प्रेजेंट और पास्ट के जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और फाइनली 2015 में ईरान और P5+1 कंट्रीज़ के बीच एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट होता है, JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। दोनों पार्टीज़ इस एग्रीमेंट को साइन करती हैं। ईरान पर लगे कई सैंक्शंस हटा लिए जाते हैं और इसके बदले में ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट कर देता है। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा। इसके बाद 30 अप्रैल 2018 में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू अपनी एक टेलीवाइज्ड स्पीच में दावा करता है कि ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के बारे में कुछ नए और ठोस सबूत मिले हैं। इसके करीबन सिर्फ एक हफ्ते बाद 8 मई 2018 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 2015 में हुए JCPOA एग्रीमेंट से यूनाइटेड स्टेट्स को अलग कर लेते हैं और ईरान पर फिर से हैवी सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। इजराइल ने यह पहली बार दावा नहीं किया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने जा रहा है, बल्कि इजराइल ये दावा पिछले 30 सालों से करता आ रहा है कि सिर्फ कुछ हफ्ते बचे हैं, कुछ महीने बचे हैं, ईरान बस न्यूक्लियर वेपन बनाने ही वाला है। मुझे तो ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बस किसी भी सेकंड आने वाला होगा। चलिए देखते हैं पिछले 30 सालों से बेंयामिन नेतन्याहू क्या कहता आ रहा है। Ladies and gentlemen, time is running out. The deadline for attaining this goal, Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. From there, it's only a few months, possibly a few weeks. Could be weeks away from having enough enriched uranium for an entire arsenal of nuclear weapons. Weeks away from having the fissile material, the stored up preserved knowledge to make a bomb very quickly. Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. आखिर समझ में नहीं आता कि वो ऐसे कौन से हफ्ते और दिन हैं जो 30 सालों में भी पूरे नहीं होते। मैंने तो सुना था कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। अभी तक कोई भी ऐसी पब्लिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है जिससे यह साबित किया जा सके कि ईरान न्यूक्लियर वेपर बनाने जा रहा है या बना चुका है। और ऐसा नहीं है कि इन्हें खुद इसके बारे में नहीं पता होता। ये सिर्फ पब्लिक को, उस भोली भाली पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं जो अपने लीडर्स को देखते ही आधी मदहोश हो जाती है। इस भोली भाली पब्लिक को ऐसा लगता है कि उनके लीडर्स ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। ऐसा ही यूएस और उसके एलाइज ने इराक के सद्दाम हुसैन के साथ किया था। इराक में WMD यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का दावा करके इराक को दुनिया के लिए खतरा बताया, फिर खुद दुनिया के रखवाले बनकर वहां पर अटैक कर दिया। लाखों इराकी इस जंग में मारे गए और हजारों अमेरिकन सोल्जर्स भी, लेकिन वहां पर WMD जैसा कुछ भी नहीं मिला। बाद में अमेरिका ने इसे इंटेलिजेंस फेलियर कहकर टाल दिया। आप सोचिए ये कैसा मजाक है। उन हजारों और लाखों लोगों का क्या, जिनकी जिंदगियां आपने छीन ली, लाखों घर तबाह कर दिए और खुद आराम से AC रूम में बैठकर ये तमाशा करवाते रहे। इराक में 2003 से 2011 तक चले युद्ध में अमेरिका का लगभग $3 ट्रिलियन का खर्चा आया था। ये पैसा उन्हीं टैक्स पेयर्स का था जो ये सोचते हैं कि उनके लीडर्स ने किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। यही अमेरिका ने नाटो के साथ मिलकर मोहम्मद अली गद्दाफी के साथ किया था और अब यही पैटर्न ये शायद ईरान पर दोहराना चाहते हैं। इसी साल 2025 में ईरान और यूएस के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत चल रही थी। इसमें फर्स्ट राउंड की मीटिंग 12 अप्रैल को ओमान में हुई थी। 5 राउंड की मीटिंग्स अभी तक हो चुकी थी और 6th राउंड की मीटिंग 15 जून को ओमान में होने वाली थी। लेकिन इस मीटिंग से सिर्फ 2 दिन पहले 13 जून को रात के करीब 3 बजे इजराइल के 200 से ज़्यादा फाइटर जेट्स और ड्रोन्स ईरान पर एक बहुत बड़ा अटैक कर देते हैं। इस अटैक में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, टॉप मिलिट्री लीडरशिप और न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को टारगेट। इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लायन। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion. ईरान के लिए ये एक सरप्राइजिंग अटैक था क्योंकि उसकी फिलहाल यूएस के साथ न्यूक्लियर को लेकर मीटिंग होने वाली थी। इस हमले में मोहम्मद बघेरी
जो ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ थे, हुसैन सलामी जो IRGC के कमांडर इन चीफ थे, और इनके अलावा कई टॉप मिलिट्री लीडर्स और साइंटिस्ट मारे गए। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू ने इस हमले को जस्टिफाई करते हुए जो कहा वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिए। If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. ईरान बस न्यूक्लियर वेपन बनाने ही वाला है। खैर छोड़िए इन बातों को। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई आपके सिविलियंस, लीडर्स और साइंटिस्ट को मारेगा तो आप रिटेलिएट तो करेंगे ही। ईरान ने इस अटैक के कुछ ही घंटों बाद 100 से ज़्यादा ड्रोन्स और 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल की तरफ लॉन्च कर दी। शाम को इसराइल में कुछ इस तरह का नज़ारा था। इसके बाद कुछ घंटों बाद ईरान एक दूसरी वेव भी स्लाइड पर लॉन्च। इसराइल डिफेंस फोर्स एक्स पर पोस्ट करती हैं कि ईरान ने एक और मिसाइल अटैक लॉन्च कर दिया है। इजरायली लोग शेल्टर्स में भाग रहे हैं। इसराइल का कहना है कि उसने ज़्यादातर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन इसराइल में इन मिसाइल्स के इम्पैक्ट की तस्वीरों को साफ साफ देखा जा सकता है। इसके बाद लगातार ईरान और इसराइल एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं, और अब 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नेटांज और इस्फहान पर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक्स की। ट्रंप ने दावा किया है कि इन हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कम्प्लीटली एंड टोटली ऑब्लिटरेटेड कर दिया है, लेकिन ईरान ने इन सभी दावों को नकारते हुए कहा है कि उनकी न्यूक्लियर साइट्स को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। और सिंपल सी बात है कि जब भी किसी न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया जाता है तो बहुत चांसेस होते हैं उसके आसपास रेडिएशन लीक करने के, लेकिन अभी तक ईरान से रेडिएशन लीक जैसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। ईरान ने पीछे हटने के बजाय फिर से इसराइल पर और ज़्यादा मिसाइल दाग दी। तेल अवीव और हाइफा में इन हमलों से अच्छी खासी तबाही हुई, यानी ईरान ने इसराइल को अमेरिका के हमलों का जश्न मनाने का मौका भी नहीं दिया। अगर ईरान और इसराइल में कैजुअलिटीज़ की बात करें तो राइटर्स के अकॉर्डिंग ईरान में अभी तक 430 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 3500 से ज़्यादा इंजर्ड हैं। वहीं अगर इसराइल की बात करें तो वहाँ पर 24 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 1200 से ज़्यादा घायल हैं। इसराइल ने अभी इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान मीडिया पर नए रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। इससे इसराइल की एक्चुअल सिचुएशन का पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। बगैर सेंसर रिव्यू के अफेक्टेड एरियाज़ के वीडियोस सोशल मीडिया पर डालने पर पाबंदी है, और इन रेस्ट्रिक्शंस का असर भी बहुत जल्द देखने को मिल गया। ट्यूसडे की सुबह हाइफा में कुछ फोटोग्राफर्स को सिर्फ इसलिए अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो ईरान के हमलों से प्रभावित एरियाज़ की फ़ोटोज़ लेने की कोशिश कर रहे थे। और इसराइल की ये सेंसरशिप कोई नई नहीं है। प्लस 972 मैगजीन के अकॉर्डिंग साल 2024 में इसराइल की मिलिट्री सेंसरशिप ने 1635 आर्टिकल्स के पब्लिश होने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था, जबकि 6265 पर पार्शियली सेंसरशिप लगाई गई थी। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इसराइल ये कभी नहीं चाहता कि उसकी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ दुनिया के सामने आएँ। अगर ऐसा हुआ तो इसराइल और उसकी इंटेलिजेंस और डिफेंस सिस्टम की वो पावरफुल इमेज जो दुनिया के सामने बनी हुई है, उस पर एक बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ईरान की मिसाइल्स के सामने इसराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ईरान इसराइल पर हावी होता जा रहा है। ईरान इसराइल पर लगातार अटैक कर रहा है, लेकिन दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज़ कोई ख़ास सिंपैथी इसराइल के साथ नहीं दिखा रही हैं। इसराइल को सोचना चाहिए कि उसने आखिर ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है जो दुनिया इस पर खामोश है। हाँ, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने खुद के देश से ज़्यादा इसराइल प्रेमी बने हुए हैं, लेकिन इनकी कोई ख़ास वैल्यू बची नहीं है आज के टाइम में। इसराइल शुरू से ही चाहता था कि यूएस उसकी सपोर्ट में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए। भले ही यूएस पीछे से इसराइल की हर तरह से मदद कर रहा हो, लेकिन इस वॉर में डायरेक्ट इन्वॉल्व होने से वो अभी तक बच रहा था। लेकिन अब 22 जून के इस हमले के बाद यूएस इस जंग में खुलकर सामने आ चुका है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर यूएस इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होता है तो ईरान यूएस बेसिस पर भी अटैक करेगा। दूसरी चीज़ इसकी मैंने इस वीडियो के शुरू में बात की थी, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये ईरान और ओमान के बीच एक छोटा सा चैनल है जो दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल ट्रेड रूट है। यहाँ से हर दिन 20% ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन गुजरता है।
ऑन एन एवरेज देखें तो अराउंड 21 मिलियन बैरल ऑयल पर डे गुजरता है इस रूट से। हालांकि यहाँ पर पूरी तरह से ईरान का कंट्रोल नहीं है, सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट ईरान के कंट्रोल में है, जबकि सदर्न पार्ट ओमान के कंट्रोल में है। लेकिन रीजन में ईरान की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस की वजह से इसे ब्लॉक करना ईरान के लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन ईरान के लिए एक प्रॉब्लम और भी है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर बहरीन में यूएस नेवी का एक बेड़ा परमानेंटली मौजूद रहता है। अगर ईरान इस चैनल को ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो यूएस जरूर रिएक्ट करेगा और इस रीजन में एक और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर ईरान इस स्ट्रेट को ब्लॉक करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो कुछ ही हफ्तों में ऑयल प्राइसेस आसमान छू सकते हैं और पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल सकता है। साथ ही इससे इजराइल और यूएस पर वॉर को डीएस्केलेट करने का भी प्रेशर पड़ेगा। ट्रंप ने इलेक्शन से पहले अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने की बात कही थी और यूएस के एंडलेस वॉर्स में इन्वॉल्व होने को भी क्रिटिसाइज किया था। ये पोस्ट देखिए जो ट्रंप ने 2013 में की थी। राष्ट्रपति ओबामा ईरान पर हमला करेंगे क्योंकि वो सही ढंग से नेगोशिएशंस नहीं कर सकते और वो स्किल्ड नहीं हैं। ऐसा कहना था डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन अब ऐसा लगता है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप पर ये बात ज़्यादा फिट बैठती है। ये पहली बार है जब ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वॉर दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 में धकेल सकता है? तो इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो यकीनन ये रीजनल वॉर की शक्ल ले सकता है, लेकिन इसे वर्ल्ड वॉर कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अगर इसमें कुछ मिस कैलकुलेशंस होती हैं, यूएस के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बाद चाइना और रशिया भी इस वॉर में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये वॉर मिडल ईस्ट से बाहर तक आ जाती है, तो वर्ल्ड वॉर 3 की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिलहाल सब कुछ बहुत तेज़ी के साथ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका और उसके एलाइज की हिस्ट्री रही है कि वो कभी इस कंट्री को कभी उस कंट्री को ग्लोबल थ्रेट बताकर दुनिया को वॉर की ओर धकेल देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहना ज़्यादा सही होगा कि अमेरिका और उसके एलाइज ही दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ईरान और इजराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कॉमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं।